हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। तक हमने देखा था रिचुअल करते करते वांगजी को कई सारे विजन आने लगते हैं। जब वो होश में वापस आता है तब उसे ऐसा लगने लगता है पानी के नीचे से दो लाल आंखें उसे घूर कर देख रही है। वांगजी खड़ा हो गया और नीचे झुककर उस पानी में देखने लगा। उस तालाब की गहराई से ड्रैगन का सर ऊपर की तरफ आ रहा था। वांगजी ने अपने आप को उसी दिशा में एकटक देखते हुए पाया। अचानक से उसे हॉट फील होने लगा। उसके पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ उठी। कुछ तरंगे उठने लगी जो उसके पैरों की अंगूठी तक जा रही थी। नहीं, मत देखना, उस गुफा में आवाज़ गूंज उठी और तभी वांगजी के पैरों से एक मोटी काली पूंछ आकर टकराई। वांगजी पीछे गिर गया। उसके टूटे पैर में बहुत तेज दर्द उठा। वो इतना ज़्यादा था कि वो कराए बिना रह नहीं पाया। अब पूरी गुफा हिलने लगी। गुफा की दीवारें जोर से कांपने लगी। उनमें क्रैक्स आ गए। छत की तरफ से कुछ पत्थर लुढ़क कर नीचे गिर गए। दूसरी तरफ वेन सेना के नगाड़ों की आवाज़ और भी तेज़ होती गई। हर तरफ रिसेंटमेंट की गंध आने लगी। पर जब गुफा के अंदर की चीखें बाहर के नगाड़ों से भी ज़्यादा तेज़ हो गई, वांगजी का पसीना छूट गया और इधर प्रिंस दर्द में तड़पने लगा। जैसे कि वांगजी ने अपने विजन में देखा था, उसे अंदाज़ा हो गया ये सारी रिसेंटमेंट प्रिंस के अंदर से ही आ रही है। पता चलते ही वांगजी तुरंत होश में आ गया, अपने काम पर लग गया। वो घसीटते हुए उस प्लेटफॉर्म के बीचों बीच चला गया। उस प्लेटफॉर्म में जो यंत्र उकेरा गया था उसके बिल्कुल बीचों बीच उसने अपनी फिनिक्स पिन उठाई जो उसके हाथ से छूटकर वहीं पर गिर गई थी। उसे अपनी सिखाई हुई बातें याद आने लगी। उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया उसी वेल से ताकि वो प्रिंस की नज़रों के सामने ना आए, ना ही वो गलती से भी उनसे आंखें मिला ले। वांगजी अपने घुटनों पर आ गया। उसके पैर में फिर से एक बार ज़ोर से दर्द उठा पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बदले उसने अपना रिचुअल शुरू किया। अपने दोनों हाथ आगे जोड़ लिए। उसे सब कुछ बहुत अच्छे से याद था। हो भी क्यों ना, जब से उसे पहला पीरियड आया था उसे ये बातें कई बार सिखाई गई थी, दोहराई गई थी। वांगजी ने तुरंत वो फिनिक्स हेयर पिन अपने लोअर एब्डोमेन पर पकड़ी जहाँ पर उसका गर्भाशय है और दूसरा हाथ उसने आगे रखा प्रिंस की तरफ। तुरंत उसने मुद्रा बनाई, अपनी 2 उंगलियां सीधी रखी, बाकी 2 मुड़ी और उन्हें अंगूठे से दबा लिया जैसे वो ची एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। वांगजी ने ची एनर्जी अपने गोल्डन कोर में भेजी। दूसरी तरफ फिनिक्स पिन से भी एक एनर्जी निकली जो उसके गर्भाशय से होते हुए लाइफ फोर्स के साथ मिक्स होकर उसके गोल्डन कोर तक आ पहुंची। तीसरे उसके सारे शरीर के चक्र, उसका मेरिडियन एक्टिवेट हो गया। वहाँ से भी एक एनर्जी आ गई और उसके गोल्डन कोर में समा गई। अब गोल्डन कोर की सारी एनर्जी उसके दूसरे हाथ से ट्रांसफ़र होती हुई उसके उंगलियों तक आ गई। ये सब कुछ बस एक पलक झपकते ही हो गया। वांगजी के सामने प्रिंस अभी भी पानी में तड़प रहा था। वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर बहुत थका हुआ होने के कारण वो फिर से पूल में गिर गया और बिल्कुल शांति छा गई। एक पल के लिए फिर हरकत हुई और इस बार राजकुमार ने अपना सर पानी से बाहर निकाला। फिर से एक बार उसकी आवाज़ आई, मेरी आंखों की तरफ मत देखना। ऐसा लग रहा था प्रिंस चेतावनी दे रहा था। वांगजी सोच रहा था ये आवाज़ वो अपने कानों से सुन रहा है या फिर ये उसके दिमाग में चल रहा है। फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और वेल के अंदर ही सही पर अपनी आंखें झुका कर रखी। पर जल्द ही वो चौंक गया क्योंकि उसने पाया प्रिंस उसके नज़दीक आ रहे हैं। ये एहसास और भी गहरा होता गया। वांगजी बड़ी मुश्किल से खुद को शांत और सहज रखने की कोशिश कर रहा था पर सामने से आने वाली ची एनर्जी वांगजी के पूरे शरीर में बार बार तरंगे पैदा कर रही थी। फिर भी उसे एहसास होने लगा कि वो ची एनर्जी किसी चीज़ से टकराकर अटक रही है। अगले ही पल उसे अपने हाथों पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ जैसे कि कोई जेड
उसके हाथों से छूकर गुजर रहा है, तब उसे एहसास हुआ ये कोई जेड नहीं है, ये प्रिंस है, प्रिंस विवोशान। वो मुझे छू रहा है, ये काम कर रहा है। वांगजी चौंक कर खुद में ही सोचने लगा। वांगजी की पलकें झुकी हुई थी, फिर भी उसे समझ आ रहा था प्रिंस ने वांगजी के हाथों पर अपना सर टिकाया है। अब वांगजी के उंगलियों से ची एनर्जी सीधा प्रिंस के माथे में जाने लगी, जहाँ पर उसकी तीसरी आंख है। वांगजी को एहसास हो रहा था प्रिंस भी वो एनर्जी अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपनी ची एनर्जी भी वांगजी के साथ साझा कर रहा है। वांगजी ने ऐसी एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके अंदर हल्की सी आग चल रही है, बिल्कुल एक दिए की बाती की तरह, जो जला नहीं रही है, बस गर्माहट दे रही है, उसे अंदर से गुदगुदी कर रही है, जैसे कि वो उसका दिल बन रही है। तभी वांगजी की आंखों के सामने उसके ज़िंदगी के दृश्य गुजरने लगे, जैसे उसने अभी अभी प्रिंस विवोशान के देखे थे। ये बहुत अजीब था। इतने सारे कोलाहल के बीच उसे अपनी ज़िंदगी की यादें आ रही थी, वो भी काफ़ी भूली बिसरी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर वो यादें जिनसे आज का वांगजी बना है। उसने अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा, जिसने लड़कियों जैसे कपड़े पहने थे। उसकी माँ ने उसके गालों को पिंच किया, उसके शूफू ने उसके माथे पर हेडबैंड बांधा। फिर उसने अपने आप को अपने भाई के साथ पाया, उसके हाथों में हाथ डाले हुए। अचानक से वांगजी फिसल गया और उसके भाई ने उसे तुरंत उठा लिया। फिर वो उसे अपने हाथ में ही कैरी करने लगा। इसी याद से वांगजी की आंखें भर आई। फिर वांगजी ने देखा उसकी आनी आंग उसे लोगों के लालच के बारे में समझा रही है, उसे फिनिक्स हेयर पिन दे रही है। फिर वो जेंटियान हाउस के बाहर था, अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, पर उसकी माँ ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने अपने आप को वॉल ऑफ रूल्स के सामने पाया, डिसिप्लिन यार्ड में, घुटनों पर बैठे हुए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे धोखा दे दिया है। उसे गंदा लग रहा था अपने खुद के शरीर को लेकर। पर तभी उसे याद आया, रूल नंबर 305, अपने शरीर की इज्जत करो। रूल नंबर 3, झूठ मत बोलो। इसके बाद फिर से उसका विजन बदला। उसे पहला पीरियड आ गया था। उसे याद था वो कितना ज़्यादा शॉक हो गया था। बस उस बेडशीट की तरफ देख रहा था जहाँ पर खून का दाग था। अगले दृश्य में वो लान सेट की लड़कियों के साथ बैठा था, अपनी क्लासेस ले रहा था कि एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं। अगले दृश्य में वो शुफू के साथ था और हीलर दानिन के, जो एक किताब पढ़ रही थी, साथ ही उसे बता रही थी कि कौन सी कल्टीवेशन मेथड के ज़रिए वांगजी अपने पीरियड से आज़ादी पा सकता है। उसके बाद वांगजी ने अपने आप को यांग एनर्जी कल्टीवेट करते हुए पाया, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक गई और वो बढ़ती उम्र के साथ कम से कम लड़कियों जैसा दिखने लगा। और आखिरकार वेन का हमला क्लाउड रिसेसेस पर उसने हांशी को जलते हुए देखा। उसके पिता की जली हुई वस्तुएं उसके पैरों के पास थी। वेंशु का चेहरा, उसके हाथ जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। और तुरंत ये सब रुक गया। तुरंत प्रिंस पीछे हट गया और वांगजी को एक आवाज़ अपने दिमाग में सुनाई देने लगी, इस आदमी ने तुम्हें तकलीफ़ दी है, इसका हर्जाना इन सब को भुगतना पड़ेगा। वांगजी अभी भी नीचे देख रहा था, खासकर प्रिंस के चेहरे के नीचे। उसे समझ आ गया था प्रिंस किसकी बात कर रहे हैं। वो न सिर्फ वेंशु और उसकी आर्मी की बात कर रहे थे, वो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे। वो लान एल्डर्स की बात कर रहे थे, जिस किसी ने भी वांगजी को परेशान किया था, जिस किसी की भी वजह से वांगजी को अपना शरीर अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वांगजी की आंखें तुरंत भर गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपना कर्तव्य करने की भी। उसने अपनी ची एनर्जी फिर से प्रिंस में ट्रांसफ़र करनी चाहिए। तुरंत अपनी तकलीफ़ें भूलकर उसने ची एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू भी कर दिया, पर उसकी आंखें थीं जो बहना बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था
उसने किसी के सामने अपना दिल खोल कर रखा था। उसकी आत्मा कोई टटोल रहा था, ऐसे उसे महसूस हो रहा था, जो और कोई नहीं प्रिंस थे। उन सबको मैं खुद सजा दूंगा। प्रिंस विभूषण की तरफ से आवाज़ आई और तभी वो इतनी ज़ोर से गुर्राया कि उस गुफा की दीवारें तक कांप उठी। वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, बहुत डरावनी, और तुरंत प्रिंस ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। अगले ही पल प्रिंस अपने आकार से दुगने आकार का था। उसके अंदर अच्छी एनर्जी बह रही थी और उससे उस केव में भूकंप के झटके लग रहे थे। वहाँ की दीवारें गिरने लगी थी, सारे क्रैक्स खुलकर बड़े होने लगे थे, जिससे बाहर की सूरज की रोशनी अंदर आने लगी थी। तभी वांगजी ने अपने आप को गीले पंजों में पाया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो ऊपर की तरफ जाने लगा था। प्रिंस ने अपने सर से अपना पंजा ढक लिया था, पर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पूरी गुफा तहस नहस हो चुकी थी, उसकी छत टूटकर गिर चुकी थी। वो दोनों खुली हवा में थे। बहती हवा वांगजी के चेहरे पर सचमुच के थप्पड़े लगा रही थी। जिस सुहानी सूरज की रोशनी को देखकर वांगजी गुफा के अंदर चला गया था, वो अब पूरी तरह से काले बादलों से घिर चुकी थी। तुरंत ही उन बादलों से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। प्रिंस विभूषण ने दोबारा से गर्जना की और वांगजी ने आंखें खोलकर देखा। वो बारिश में पूरी तरह से भीग रहा था और उसके नीचे पूरी वेन आर्मी जमा हो गई थी। वो लोग डर के मारे ज़ोर से चिल्ला रहे थे, प्रिंस की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी आसमान से ज़ोर से बिजली कड़की और वो वहीं राख बन गए। वो सेना की टुकड़ी वहीं पर ख़त्म हो गई। वेन आर्मी तुरंत वेंशु को बचाने में लग गई। सिपाहियों ने वेंशु के चारों तरफ शील्ड बना दिया। वांगजी ये देख पा रहा था। वेन सेना की तरफ से प्रिंस पर बाणों की वर्षा होने लगी और वांगजी को तुरंत पिछली बात याद आ गई, जब प्रिंस ने ऐसे ही बाणों की वर्षा देखी थी उसके पिता एम्परर चांगसे पर, जिसके साथ साथ भाले भी थे जो बहुत सारी रिसेंटमेंट एनर्जी से भरे हुए थे। पर यहाँ एक भी बाण वांगजी या प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं छू रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था वो किसी बैरियर से टकरा रहे हैं और वही ख़त्म हो रहे हैं। ये बैरियर प्रिंस के चारों तरफ था, जिसकी वजह से प्रिंस को तो कुछ नहीं हुआ और वो बड़े ही आराम से ज़मीन पर आकर लैंड हुए, जो बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। ठीक से पकड़ो, प्रिंस ने कहा, और वांगजी खुद को संभाल पाता इससे पहले ही प्रिंस ने उसे हवा में उछाल दिया था, जैसे कि वांगजी उसके लिए बिल्कुल एक चींटी की भांति हो। वांगजी हवा में ही 2 बार गुलाटियाँ ले गया। ने अपनी ची एनर्जी के जरिए अपने शरीर को काबू करने की कोशिश की, पर तभी वांगजी के पैरों के नीचे प्रिंस खुद आ गए। वांगजी फिसलकर उनके एंटलर्स के बीच में आकर रुक गया। उसके सर का वेल तो कब का गायब हो चुका था, साथ में उसके सारे बाल भी खुल गए थे। तभी वांगजी को प्रिंस की सलाह समझ में आ गई। जैसे ही वो आगे उड़ने लगे, वांगजी को प्रिंस के एंटलर्स को ज़ोर से पकड़कर बैठना पड़ा ताकि वो नीचे गिरे नहीं, और अब जाकर प्रिंस ने नीचे की आर्मी का खात्मा करना शुरू किया। उनके स्पिरिचुअल वेपन्स भी प्रिंस के सामने कुछ नहीं थे। वो बस अपने बड़े से सर के सहारे ही सबको ऐसे दूर गिरा रहे थे जैसे वो कोई कीड़े मकोड़ों को भगा रहे हो। उनके टूटे हुए हाथ पैर, बाकी शरीर के अंग हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। हर तरफ खून ही खून था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर वांगजी के सफ़ेद कपड़ों पर दाग लगा रहा था। जो प्रिंस की नज़रों से चुप छुपाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, आसमान से गिरने वाली बिजली उनका काम तमाम किए जा रही थी। वांगजी को समझ भी नहीं आया कि कितना वक्त गुजरा, क्योंकि आधा घंटा भी नहीं हुआ था और सामने वाली आर्मी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, जो हज़ारों की तादाद में थी। तो ये वो है, प्रिंस विभूषण ने तभी उससे पूछा, और वांगजी ने आगे बढ़कर नीचे की तरफ देखा। प्रिंस वेंशु की तरफ इशारा कर रहे थे, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, घसीटते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दोनों पैर पहले ही कटकर अलग हो चुके थे। क्या वो यही है जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी थी?
प्रिंस ने दोबारा पूछा तो वांगजी ने कहा, हाँ ये वही है। वांगजी के दिल को एक सुकून सा मिला। तभी उसने कड़कती बिजली की रोशनी में वेंशु का चेहरा देखा। उसकी आंखों में डर था। तभी प्रिंस आगे बढ़े, पर वांगजी के लिए बस इतना एक पल ही काफ़ी था। प्रिंस ने वेंशु का सर खींच कर निकाला। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो उसके शरीर से अलग हुआ। सब कुछ खत्म हो गया और अब वांगजी ज़मीन पर आ गया, बड़े ही आराम से। यहाँ तक कि उसका टूटा पैर भी जब ज़मीन पर आ गया तो उसे बड़ी ही राहत महसूस हुई। प्रिंस की ची एनर्जी उसे बहुत आराम से रख रही थी। वांगजी ने मुड़कर अपने पीछे देखा। प्रिंस की काली और चमकदार त्वचा उसे दिखाई दे रही थी, पर उनके शरीर से हर तरफ से खून की बूंदें टपक रही थी। ऊपर से हो रही धुआंधार बारिश उन्हें धोने का काम कर रही थी, पर इस लगातार ठंडी बारिश की वजह से वांगजी कांपने लगा था। और तभी उसे कुछ चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। हर तरफ हर कोई मरा पड़ा था। तो वांगजी घूम घूम कर देख रहा था कि ये चीखने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। रिसेंटफुल स्पिरिट्स। तभी उसे समझ आया, इन सारी लाशों से उनकी स्पिरिट्स निकल रही थी और ये चिल्लाने की आवाज़ें उन्हीं की थी। उन सब स्पिरिट्स ने मिलकर एक गहरा काला धुआं बना दिया, जिससे प्रिंस विभूषण कांपने लगे। उन्हें दर्द होने लगा। उनकी ची एनर्जी उन्हें तकलीफ़ देने लगी। वांगजी भी इस दर्द को महसूस कर पा रहा था, उनके एहसासों को महसूस कर पा रहा था। वो घसीटते हुए प्रिंस की तरफ जाने लगा, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए। पर यह दर्द बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि वांगजी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वह ज़मीन पर जैसे गड़ गया था। उसे ऐसा लगने लगा, काश उसकी गुच्छन उसके पास होती, वो कम से कम कुछ तो कर पाता। पर तभी ऊपर से एक आवाज़ आई और एक सफ़ेद आकृति आ गई। आशियान! ये एक लेडी की आवाज़ थी। वांगजी ऊपर से होती हुई बारिश को सहते हुए ऊपर देखने की कोशिश करने लगा, समझने की कोशिश करने लगा। उसने आसमान में एक सफ़ेद ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। बाओशन सेरेन तेज़ उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। इतनी तेज़ी से वो ज़मीन पर लैंड कर गई, वो गिर सकती थी, इतनी तेज़ी से आ रही थी। शिजुन! प्रिंस ने पुकारा। वांगजी को ऐसा लगा प्रिंस बहुत दर्द में है, तड़प रहे हैं। वो सोच समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रिंस असल में कितने दर्द में है। आशियान! बाओशन सेरेन फिर से एक बार चिल्लाई। अपने वाइट ड्रैगन फॉर्म को उन्होंने प्रिंस के चारों तरफ लपेट लिया, जैसे दो अजीब से स्नेक्स एक दूसरे को गले लगा रहे हो। उन्होंने अपनी ची एनर्जी प्रिंस के साथ शेयर की, उसे और ताकतवर बनाने के लिए। पूरी ज़मीन थर्रा उठी। पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उनसे सने कीचड़ में भी हरकत होने लगी। वांगजी के कपड़े फिर से एक बार लाल हो गए और अब उन दोनों के आकार छोटे होने लगे। वांगजी चौंक कर उन दोनों को देख रहा था, जैसे दो बड़े बड़े शरीर एक दूसरे में घुल मिल रहे हो। वो एक हाइब्रिड ह्यूमन के आकार में आ गए। बाओशन सेरेन, वांगजी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया, पर राजकुमार? उनका चेहरा दूसरी तरफ था। वांगजी बस उनकी पीठ देख पा रहा था, उनके मजबूत कंधे और बिखरे बाल ही उन्हें दिख रहे थे, जो उनके चेहरे को आधे तक ढके हुए थे। कितना कितना वक्त गुजर गया? प्रिंस ने बाओशन सेरेन से पूछा। उनकी आवाज़ बहुत गहरी लग रही थी। तभी बाओशन सेरेन ने साय करते हुए कहा, 1000 साल हो गए हैं आशियान। प्रिंस की तरफ से आवाज़ आई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, साथ में इस बात की तकलीफ़ भी हो रही थी। अभी भी प्रिंस का चेहरा बाओशन सेरेन के कंधे पर था। उन्होंने उसके बड़े आकार के साथ साथ ही उसे अपने कंधे में छुपा कर रखा था। तब ठीक हो गया है। बाओशन सेरेन प्रिंस के बालों को सहलाते हुए उसके कानों में बुदबुदाई। बाओशन सेरेन ने जैसे ही प्रिंस को गले से लगाया, रिसेंटमेंट एनर्जी की आवाज़ भी कम होने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गई। उनकी ची एनर्जी सच में प्रिंस की एनर्जी को क्लेंस कर रही थी। ऊपर से होने वाली बारिश भी कम होते होते
अब पूरी तरह से रुक गई थी। फिर से एक बार सूरज दिखने लगा था। तभी बाओशन सरन वांगजी की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा तुम्हारे लिए किसी स्पेशल को ढूंढने में। वांगजी ने 2 बार पलकें झपकाई और फिर झुककर प्रणाम किया। बाओशन सरन का मतलब था वो कोई स्पेशल है, वो प्रिंस का सोलमेट है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही स्पेशल वीडियोस के अर्ली एक्सेस के लिए ज्वाइन भी कर लीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।